गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक काल में छायावाद देख रहे थे और छायावाद में हम लोग बात कर रहे थे महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा कल बिजली की वजह से अर्थात लाइट की वजह से क्लास अधूरी रह गई थी। महादेवी वर्मा के बारे में जो देख रहे थे क्योंकि बिजली चली गई थी तो समस्या हो गई थी। और ये क्लास संख्या मेरे ख्याल से पांचवी या छठी होगी। ऐसे 6 लिख देते हैं, जो होगा फिर देख लेंगे। ये क्लास संख्या छठी है। महादेवी वर्मा में हम इनका परिचय इनकी रचनाएं देख रहे थे और इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो थे जिसमें अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी जिसमें कि 11 ठो संस्मरण थे उसको हम लोग देख लिए थे, जिसमें कि रामा था, घीसा था, बाल विधवा था, बाद आलोपी था, सबिया है, लक्ष्मा है, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो इसके बाद अतीत के चलचित्र के बाद आज देखते हैं हम लोग स्मृति की रेखाएं में क्या क्या कौन कौन सी संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं कब की थी? ये थी 1943 ईस्वी की। कब की है ये 1943 ईस्वी की है। और इसमें कितने संस्मरण हैं? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है इसमें। इसमें टोटल 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये 7 कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। ये भी मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 कौन कौन से हैं? पहला है ठकुरी बाबा। पहला ठकुरी बाबा। दूसरा चीनी फेरे वाले वस्त्र विक्रेता। चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता। चीनी फेरे वाले वस्त्र विक्रेता, ये दूसरा है। तीसरा था भक्तिन। तीसरा इसमें कौन से है? भक्तिन। और इसमें जो 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो 7 कौन कौन से हैं? ठकुरी बाबा, चीनी फेरे वाले वस्त्र विक्रेता, भक्तिन। भक्तिन के बाद था निर्धन। एक निर्धन। निर्धन के बाद 5वां था इसमें निर्धन। निर्धन पूरा नाम नहीं, निर्धन तो छोटा सा नाम। निर्धन के बाद निर्धन में का जो पूरा नाम है वो लिख लीजिए। निर्धन गृहबधू का पूरा नाम क्या था? निर्धन गृहबधू मुन्नू की भाई। मुन्नू की माई। मुन्नू की माई। निर्धन गृहबधू मुन्नू की माई इसका पूरा नाम था। उसके बाद 5वां में लिखिए 2 कूली। ये 5वां संस्मरणात्मक रेखा चित्र था, 2 कूली। 6ठा था बीबिया धोबिन। बीबिया धोबिन, ये 6ठा था। और अंतिम 7वां जो था वो था मूक ममतामयी माँ। 7वां कौन सा था? मूक ममतामयी माँ। मूक ममतामयी माँ। ये 7 संस्मरणात्मक जो हैं रेखाचित्र इसमें थे। किसमें? स्मृति की रेखाएं में। स्मृति की रेखाओं के बाद जो अगला था वो अगला कौन सा था जी? संस्मरण अगला था पथ के साथी। नेक्स्ट आइए, पथ के साथी। पथ के साथी। पथ के साथी क्या है? संस्मरण है। ये कब का था? 1956 में। 1956 ईस्वी। और इसमें टोटल 11 संस्मरण हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 11 संस्मरण हैं। इसमें कितना था? 11 संस्मरण हैं। 11 कौन कौन से हैं उसके नाम लिख लीजिए। 11 में लिखिए पहला दद्दा। दद्दा किसका नाम था? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता था, उन्हीं का नाम था ना दद्दा।
दद्दा अर्थात मैथिली शरण गुप्त। ये संस्मरण है तो सभी न किसी कोई ना कोई किसी न किसी महापुरुष पर ही लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त पर लिखा गया है दद्दा, क्योंकि इन्हीं का नाम था मैथिली शरण गुप्त पर दद्दा। दूसरा था निराला भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, निराला भाई। तीसरा था संस्मरण प्रेमचंद्र अर्थात प्रेमचंद्र जी पर लिखा गया है, संस्मरण प्रेमचंद। संस्मरण प्रेमचंद किस पर लिखा गया है? प्रेमचंद्र पर। पांचवा था चौथा था सुमित्रानंदन पंत, पंत जी पर लिखा गया है, सुमित्रा नंदन पंत पर चौथा। पांचवा था सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान पर पांचवा। छठा लिख लीजिए, छठा जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर पर था और प्रणाम नाम से लिखी थी। प्रणाम, प्रणाम किस पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर पर, रविंद्रनाथ टैगोर पर लिखी थी प्रणाम नाम से, छठा। सातवां लिख लीजिए पुण्य स्मरण गांधी जी पर। सातवां कौन सा था? पुण्य स्मरण, पुण्य स्मरण। पुण्य स्मरण किस पर? गांधी जी बापू जी पर लिखी गई थी, गांधी जी पर पुण्य स्मरण। सातवां हो गया। आठवां था सियाराम शरण गुप्त जी पर, इन्हीं के नाम से सियाराम शरण गुप्त पर आठवां। नौवां राजेंद्र बाबू पर था, नौवां राजेंद्र बाबू पर। और 10वां किस पर था? 10वां जवाहर भाई पर था अर्थात जवाहरलाल नेहरू पर, जवाहर भाई पर संस्मरण लिखी थी। और अंतिम था 11वां पुरुषोत्तम दास टंडन पर। किस पर था? पुरुषोत्तम दास टंडन पर। ये 11वां था पुरुषोत्तम दास टंडन पर, ये 11 लिखी थी। और पथ के साथी के बाद, पथ के साथी में ये 11 थे। और इससे पहले कौन सा था? स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र हम लोग पहली क्लास में देख चुके थे, तो ये स्मृति की रेखाएं हो गई और पथ के साथी हो गया। पथ के साथी के बाद अगला मेरा परिवार जो 1972 में लिखी थी, इसमें 7 संस्मरण थे। मेरा परिवार, मेरा परिवार कब लिखी गई थी? 1972 ईस्वी में। और इसमें कितने संस्मरण थे? इसमें 7 संस्मरण हैं, इसमें 7 संस्मरण हैं। 7 संस्मरण कौन कौन से हैं? नाम लिख लीजिए। पहला था नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहा गया था? मोर को। दूसरा था दुर्मुख, दूसरा कौन सा था? दूसरा था दुर्मुख, नीलकंठ दुर्मुख। तीसरा था निक्की, निक्की रोजी, निक्की रोजी और सोना, न निक्की रोजी और रानी, निक्की रोजी और रानी था। और चौथा था गोरा, गोरा आप लोग पढ़े होंगे, गाय की कहानी है ये, गोरा। पांचवा था नीलू, पांचवा कौन सा था? नीलू। छठा था सोना, छठा कौन सा? सोना। और सातवां गिल्ली, गिल्लू, सातवां गिल्लू। देखिए नीलकंठ इसमें किसका नाम था? नीलकंठ जो था वो मोर का नाम था। नीलकंठ किसका नाम था? नीलकंठ मोर का नाम था, ठीक है। निक्की कहा गया था, निक्की का नाम था इसमें नेवला का, एक नेवला भी था इनके परिवार में, निक्की नेवला। रोजी थी कुतिया, रोजी किसका नाम था? कुतिया का। और रानी थी घोड़ी, पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चला होगा। गोरा गाय का नाम था, गोरा किसको कहा गया था? गाय को कहा गया था। और सोना, सोना कौन सी थी? सोना एक चिड़िया का नाम था, चिड़िया, सोना चिड़िया का नाम था। और गिल्ली गिल्लू किसका नाम था? गिलहरी का,
गिलहरी। इनके परिवार में यही सब थे, तो इनका इनका नाम रखी थी, और ये इस पर इन्होंने एक संस्मरण भी लिखा था। तो इनका संस्मरणात्मक रेखाचित्र और संस्मरण जो था उसके बारे में बात हो गई थी। अब हम आगे बात करते हैं इनकी अन्य रचनाओं का, इनके निबंध संग्रह का। उसके बाद इनके पुरस्कार की बात करेंगे। इनके निबंध संग्रह कौन कौन सी थी और कब का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? निबंध संग्रह, महादेव वर्मा का निबंध संग्रह। इनके निबंध संग्रह महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। नंबर 1 में लिखिए श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां कब की थी? 1942। श्रृंखला की कड़ियां कब थी? 1942 ईस्वी में श्रृंखला की कड़ियां। दूसरा था छंदा। दूसरा कौन सा था? छंदा। छंदा कब का था? ये 1956 ईस्वी का है। तीसरा था तीसरा कौन सा था? साहित्यकार की आस्था। तीसरा साहित्यकार की आस्था, तीसरा था। चौथा था संकल्पिता। चौथा कौन सा था? संकल्पिता। संकल्पिता 1968 की है। और साहित्यकार की आस्था कब की थी? ये 1965 की थी, है ना। और अंतिम इनका जो निबंध संग्रह था उसका नाम था भारतीय संस्कृति के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर कब की थी? 1984 ईस्वी की थी। तो ये हो गए इनके निबंध संग्रह महादेवी वर्मा जी के। इनके निबंध संग्रह के बाद इनके संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो संपादित पत्रिकाएं जो थी इनकी 4 थी। संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? पहला तो चांद था, पहला चांद। दूसरा महिला, इसका भी संपादन इन्होंने किया था, महिला, चांद। तीसरा था साहित्यकार पत्रिका। साहित्यकार एक पत्रिका का इन्होंने कुछ समय तक किया था, विश्ववाणी का। विश्ववाणी में केवल ये युद्ध अंक का संपादन की थी, लेकिन की तो थी। तो विश्ववाणी, विश्ववाणी, ये 4 पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। ठीक है। अब इनके पुरस्कार को देखिए। महादेव वर्मा को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था इसको देख लीजिए। पुरस्कार ऐसे इनको यामा के लिए क्या सा पुरस्कार मिला था वो बता देते। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निर्जा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। निर्जा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। निर्जा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला। स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक मिला। स्मृति की रेखाएं के लिए, स्मृति की रेखाएं के लिए क्या मिला? द्विवेदी पदक। द्विवेदी पदक मिला। और यामा के लिए क्या मिला था? कल इसके बारे में बात किए थे ना। यामा के लिए इनको 1982 में कब क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ये 3 इनके पुरस्कार रहे। इनकी कुछ अन्य गतिविधि भी देखें तो 1932 में ये महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्राचार्य बनी। 1944 में साहित्यकार संसद की स्थापना की। और 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य भी बनी थी।
दिखा दें क्या? आवश्यक नहीं है वो चीज़ें, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लिख ही लीजिए। नहीं, वो पूछी नहीं जाएगी, जो पूछी जाएगी वो यही थे। अगर जानना चाहिएगा चाहेंगे तो बता देंगे। 1932 ईस्वी में महादेवी वर्मा जो हैं वो महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्राचार्य बनी थी 1932 में। 1944 ईस्वी में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। ठीक है। 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति भी बनी थी, जिसमें प्राचार्य बनी उसी में 1960 में ये कुलपति भी बनी थी। और 1964 ईस्वी में रंगवानी की स्थापना भी की थी। तो ये पूछी नहीं जाएगी, लेकिन इनकी उपलब्धियां थी तो इसलिए मैंने बता दिया। पूछी क्या जाएगी वो आगे देखिए, अब आगे बताते हैं। पूछी जाएंगे इनके प्रमुख कथन क्या क्या हैं, इनके बारे में विद्वानों के जो मत हैं, विद्वान इनके बारे में कौन सा कथन बोलते हैं। जैसे छायावाद कहे जाने वाली कवित्रियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवादी के भीतर रही है, ये लाइन किसकी थी? तो यह लाइन जो थी आचार्य शुक्ल जी की थी। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां पूछी जाएगी, चर्चित पंक्तियां, तो लिख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा की चर्चित पंक्तियां, महादेव वर्मा की चर्चित पंक्तियां आप लोग लिख सकते हैं। कौन कौन सी पंक्तियां हैं? जैसे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी, पूछी भी जाती है। नंबर 1, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पूछी जा सकती है। नंबर 2, जो तुम आ जाते एक बार, जो, अब पूरी पंक्तियां तो नहीं लिख सकते हैं ना, महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है उसकी एक लाइन हम बता देते हैं, जो जितना पूछा जाता है। जो तुम आ जाते एक बार। नंबर 3, में लिखिए, मैं अनंत पथ में लिखती, मैं अनंत पथ मैं अनंत पथ में लिखती। नंबर 4 ये लिख सकते हैं, बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन भी हूँ, बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, तुम्हारी रागनी, रागनी भी हूँ। और लिख सकते हैं, रूप सी तेरा घन केस पास, सब महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी। रूप सी तेरा घन केस पाश, घन केस पाश, ये सब महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी। और लिख सकते हैं, कैसे कहती हो अली सपना है, कैसे कहती हो अली, अली बोलते हैं सहेली को, अली सपना है, सपना। देखो, अगर अली में हर्षई रहे तो इसका मतलब होता है भंवरा, और अली में दीर्घई रहे तो इसका मतलब होता है सपना। ठीक है, ये सब बातें थोड़ी याद रखा करें आप लोग। कैसे कहती हो अली सपना है। और लिख सकते हैं कुछ पंक्ति और लिख लीजिए। नंबर 7 में लिख लीजिए, जागो तुझको दूर जाना है, जागो तुझको दूर जाना है। ये सब इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हो गई हैं। ठीक है, तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हो गई, और इसके बारे में, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना पर्याप्त है इनके बारे में।
कुछ कथन इनके बारे में है, महादेव वर्मा के बारे में कुछ कथन जो विद्वानों के द्वारा लिखी गई है, लिख सकते हैं। कुछ कथन आलोचकों के मत लिख सकते हैं। आलोचकों, ज़्यादा नहीं है, के मत। आलोचकों के मत में अगर हम एक कथन देखें, छायावादी कहे जाने वाली कवियों में, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है, रहस्यवाद के भीतर रही है। ये कथन किनका है? ये कथन आचार्य शुक्ल जी का है। किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। एक कथन देखिए बच्चन सिंह का, पूछी जा सकती है, ये सब कथन महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह का क्या कथन था? बस वास्तविकता तो यह है कि वास्तविकता तो यह है कि चाहे जो कुछ हो, चाहे जो कुछ हो, वास्तविकता तो यह है कि चाहे जो कुछ हो, रहस्यवादी जो कुछ हो रहस्यवादी नहीं है, रहस्यवादी नहीं है। वे अंधेरे से, रहस्यवादी नहीं है, वे अंधेरे से जूझती हुई, वो अंधेरे से जूझती हुई निष्कंप दीप शिखा है। निष्कंप दीप शिखा है। ये कथन किनका है? ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। महादेवी वर्मा के बारे में ये कथन किनका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। एक कथन देख लीजिए निराला जी का। निराला जी का लिखिए, कल्याणी प्रतिभामयी, ये स्पष्ट पड़ जाता है। कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी, कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी हिंदी के विशाल मंदिर की बीना पानी है। हिंदी के विशाल मंदिर की बिना पानी है, बिना पानी। कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी हिंदी के विशाल मंदिर की बिना पानी। ये कथन किनका है? ये निराला जी का कथन है। किसने कहा था? तो निराला जी ने। किनके बारे में? तो महादेवी वर्मा के बारे में। हो गया। एक और लिख लीजिए, नंद दुलारे वाजपेयी का ये पूछा गया कथन है। देखिए, शांत गीत में कवित्री नंबर 4, शांत गीत में कवित्री, शांत गीत में कवित्री सुख और दुख, सुख और दुख, विरह, शांत गीत में कवित्री सुख और दुख, विरह और मिलन, विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील है। विरह और मिलन के समन्वय
के लिए प्रयत्नशील है, प्रयत्नशील है। ये कथन किनका है? ये कथन है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का। नंदुलारे वाजपेयी का ये कथन है। इसी के साथ महादेवी वर्मा समाप्त हुई। अगर एक क्लास में अगर उस दिन लाइट नहीं कटती तो हो जाती। तो ये क्लास जो है ये महादेवी वर्मा का आज पूर्ण हुआ। ये क्लास ये यानी भाग ये 2 हो गया। ये महादेवी वर्मा का ये दूसरा भाग हुआ, क्योंकि पहला भाग लाइट की वजह से समस्या आ गई थी तो क्लास नहीं हो पाई थी, दूसरा भाग हुआ। तो इस क्लास से महादेवी वर्मा को हम लोग देख चुके हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर किन्हीं भी परीक्षार्थी को, शिक्षार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एस्टेट हो, ठीक है, या हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य का, इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, तो वो एडमिशन ले सकते हैं और सभी क्लास इनको अलग अलग रूप में मिल जाएंगी और दोनों मोड में ये क्लास मिल जाएगी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन में। और सभी क्लासेस का फी जो है वो अलग अलग है। जिनको इंटरेस्ट है, जिनको क्लास लेना है, जिनको पढ़ना है और जिनको मेरी क्लास समझ में आ रही है, वो इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके बात कर सकते हैं और ले सकते हैं। दूसरी बात है कि सजग क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, उसी चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी है, तो टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से प्रतिदिन जो क्यूज होती है, चाहे वो व्याकरण से संबंधित क्यूज हो, काव्य शास्त्र से संबंधित क्यूज हो या साहित्य से संबंधित क्यूज हो, उसमें क्यूज भी कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं है। उसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और जिनको एडमिशन लेना है, जब वो बच्चे